अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी जो राय है उसका इज़हार ज़रूर किया करें। समरियाल में आज इलेक्शन हो रहा है। वड़ैच साहब वहाँ पर जो वफ़ात पा गए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी है, उनकी बेटी हिना अरशद वड़ैच साहबा जो हैं वो वहाँ से इलेक्शन लड़े हैं। हम पिछले ज़ाहिर है दोनों जमातें जो हैं, अच्छा ये जो खित्ता है ना, इस खित्ते में इलेक्शन हमेशा ही बड़ा होता है। आपको याद है जब पीडीएम थी, इमरान खान की हुकूमत थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उस वक़्त वहाँ पर नौशीन साहबा जो है, पीरज़ारे शाह साहब फौत हो गए थे, तो वो नौशीन साहिबा का इलेक्शन था, वो इस इलाके का सबसे बड़ा इलेक्शन बन गया था। तो इस इलाके में जब भी ज़िमनी इलेक्शन होता है तो वो एक अपनी जो है ना अहमियत इख्तियार कर देता है। इलेक्शन बेशक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है। इस दफ़ा भी जो सर्वे हैं, अब सर्वे भी अगर मैं इसमें ज़िक्र करूँ, जो है हबीब अकरम साहब जो हैं, ज़ाहिर है वो आपको पता है कौन-सी लाइन लेते हैं और किस तरफ से वो बोलते हैं। तो उनका मैंने ट्वीट भी किया था वो, तो वहाँ पर 100% जो लोग हैं वो शेर को वोट देना चाहते थे, मरियम नवाज़ के काम को वोट देना चाहते थे और शहबाज शरीफ साहब की मेहनत को वोट देना चाहते थे। तो आज अभी तक की जो इतलात हैं, वहाँ पर जो शेर के पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर रश लगा हुआ है और जो इमरान खान वाले हैं वो बस ऐसे ही है। वहाँ पर डांस डूस चल रहा है लेकिन वोटर की तादाद ना होने के बराबर है। तो मुझे लगता ये है कि ये एकतरफा रिजल्ट होगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हो जाते हैं और वोट ज़रा अपना पूरी ईमानदारी से डालते हैं, तो फिर तो मेरे ख़्याल में ये 50-60 हज़ार की जो लीड है वो पक्की है वहाँ पर। और अगर मतलब 50-60 हज़ार तो वोट वहाँ से हिना साहिबा जो वो ज़रूर ले जाएँगी। फिर इसके साथ आप ये देखें कि इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चाहे वो इकॉनमी का मैदान हो, चाहे वो सफारतकारी का मैदान हो, चाहे वो भारत को चारों शानो चित करने का मैदान हो, हर मैदान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो सबसे आगे है। पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, वो जिस तरह नौजवानों की पसंद बनी हुई है इस वक़्त, वो भी आपके सामने है। हर दूसरे दिन आप उनको देख रहे हैं, उनके काम देख रहे हैं, उनके जो कामों के रिज़ल्ट है वो देख रहे हैं। तो लोगों ने वोट जो है वो मेरे ख़्याल में कैदी नंबर 804 को नहीं बल्कि तरक्की को देना है और अगर तरक्की को देना है तो फिर मुस्लिम लीग नून यहाँ से बड़ी शानदार कामयाबी करती हुई नज़र आ रही है। जो सुबह उठकर बात हुई, जो सोशल मीडिया के वहाँ पर दोस्त हैं, बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के लोग वहाँ पर जो मौजूद हैं, उनसे जब बात हुई, तो वो कह रहे हैं जी इंशाअल्लाह ताला ये एकतरफ़ा रिज़ल्ट होगा। शेर एक दफ़ा फिर दहाड़ेगा और आपको पंजाब असेंबली में जो अरशद वड़ैच साहब हैं, उनकी खाली सीट पर हिना अरशद वड़ैच साहब बैठती हुई नज़र आ रही हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए। देखें अब लोगों को इस तरह से जिस तरह जिसे कहते हैं ना कि बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता ना, वक़्त गुज़र गया है। अब कितनी देर तक आप झूठे ट्वीट और झूठे 2 नंबरियाँ करके तो ये चीज़ें चलाते रहेंगे। अब वो सब कुछ जो है ना वो अब खत्म हो गया है। अच्छा जी, अभी चलिए ज़रा वीलॉग की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक तो जंगी जुनून में भारत जो है उसको खिलाफ मुकदमा करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द जो है वो निकल पड़ा है और इस वक़्त न्यूयॉर्क में जो वफ़द है वो पहुँच गया है। पाकिस्तानी वफ़द में 2 जून तक न्यूयॉर्क क़याम करेगा। 2 दिन का ही उनका ये दौरा है। मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मिलेगा। बिलावल भुट्टो की ज़रदारी की क़यादत में वफ़द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर अहम लोगों से भी मिलेगा। ये सेक्रेटरी जनरल जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उनसे भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में वफ़द मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी वफ़द सलामती कौंसिल के अरकान सूरत-ए-हाल वाह करेगा, आगाह करेगा और वफ़द गैर वाबस्ता मुल्क की तंज़ीम से भी मुलाकात करेगा। वफ़द ओआईसी न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ़द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी हकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें करेंगे। तो 6 तारीख तक जो है वो बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर होंगी और पाकिस्तानी वफ़द जो है वो एक तो जाकर अपना भारत का जो घिनौना चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखाने की जो कोशिश कर रहा है। एक तो वो पूरा चेहरा जो भारत का घिनौना है वो पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाईजान ये है वो जो आपके बंदे हैं ना, बंदे आपके मतलब कि हिंदुस्तान के बारे में ज़ाहिर है कहा जाता है ना जी कि हिंदुस्तान जो है उसको ज़रा किसी दौर में काफ़ी ज़्यादा किस्म की वो जिसे कहते हैं ना कि ज़रा अपने दौर में किसी दौर में वो बड़ा कहा किया करते थे ना कि चलो जी मतलब इन्हां नूं ज़रा इंडिया वालियां नूं बड़ा उन्हां नाल प्यार हुंदा सी। लेकिन अब वो प्यार ज़ाहिर है नहीं रहा। जो ट्रंप साहब है वो बूथा जो है वो उनको बिल्कुल नहीं लगा रहे बल्कि मुँह नहीं लगा रहे। तो अब ज़ाहिर है फिर अब आपने इस पूरी चीज़ को आपने विन भी करना है और आपने जाना है और उनको बताना है।
अच्छा जी, मोदी के जंगी जुनून को देखते हुए एक सिखों की जो सबसे बड़ी तंज़ीम है, उन्होंने दुनिया से मुतालबा कर दिया है कि G7 से जो मोदी को है वो निकाला जाए, हिंदुस्तान को निकाला जाए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ की वजह से ना निकाला जाए। हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी की हुकूमत कर रही है कि इस एक सेक्युलर स्टेट को सिर्फ़ हिंदुओं के रहने के लिए स्टेट बनाया जा रहा है, कि इस मुल्क में सिर्फ़ हिंदू रह सकता है, इसके अलावा दूसरे किसी मज़हब के लोग यहाँ पर रह ही नहीं सकते। तो वो कहना है सिखों का कि ये एक छोटी चीज़ नहीं है। सिख भरपूर लॉबिंग कर रहे हैं कि किसी तरह मोदी को इस तरह से दूर रखा जाए। मोदी ने सिर्फ़ एक गलती की और भारत को कई गुना पीछे धकेल दिया। इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया में अगर भारत पर जो थू-थू हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है कि मोदी जो है और वो अपनी हठधर्मी पे कायम है। वो वहाँ से आगे पीछे नहीं हो रहा। एक और जनाब जो सबसे बड़ी खबर है रात की, वो खबर ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हाफ़िज़ आसिम मनीर साहब पर एक और हमला किया है। और हमला भी ऐसा खतरनाक किया है कि वो आप लोगों ने ट्वीट तो पढ़ लिया होगा। उन्होंने कल रात को ट्वीट किया है जी। एक तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी तहरीक का ऐलान कर दिया है और एहतजाज के साथ ही ज़ाहिर है मोदी वाली सोच है। आगे जाके बताते हैं कि मोदी वाली सोच कैसे है। तो उन्होंने कहा है जनाब कि एक तो अपनी जो तहरीक है वो खुद चलाएँगे, उसको खुद लीड करेंगे जेल से बैठकर। और उन्होंने कहा जी जब वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म आसिम मनीर डीजी आईएसआई को ओहदे से हटाया, तो आसिम मनीर ने अपने सोर्स से जो है वो बुशरा बीबी से कॉन्टैक्ट करने का कोशिश की, राब्ता करने की कोशिश की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को कोई गलतफ़हमी हुई है कि उन्होंने मुझे इस ओहदे से हटा दिया है। तो बुशरा बीबी ने कहा जी कि मेरा सियासत से या इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती, तो आप कोई और रास्ता देखें, मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो इससे पहले इमरान खान साहब जो है वो ट्वीट कर चुके हैं कि मुनीर साहब को मैंने नहीं बल्कि बाजवा ने हटाया था। ठीक है जी? और उस वक़्त जो स्टोरी थी वो ये थी कि आसिम साहब ने, हाफ़िज़ साहब ने, फ़ील्ड मार्शल साहब ने बुशरा बीबी की चोरी पकड़ी थी और चोरी पकड़कर इमरान खान को बताया था कि जनाब आप अपनी मंजी तले टाँग फेरें, क्योंकि आपके घर पर जो चोरी का सामान आ रहा है, आपके घर से बैठकर सारी करप्शन हो रही है और इस तरह की चीज़ें हो रही है। ये उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म को बताया। तो उस वजह से ये बताने वाले जो कहने वाले करते हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब ने अगले दिन ऑफ़िस में आकर उनको ज़ाहिर है उनकी जो ड्यूटी है वो तब्दील कर दी। अब इमरान खान साहब की ही ट्वीटों को ले लें, इमरान खान साहब की ही ज़ुबान को ले लें, इमरान साहब की ही इन्फॉर्मेशन को ले लें, तो अब हमें नहीं पता कि हम किस बात पर यकीन करें कि इमरान खान साहब ने आसिम मनीर साहब को फ़ील्ड मार्शल साहब को उस वक़्त मतलब कि इन्होंने वो फ़र्क किया था उस पोस्ट से या फिर बाजवा साहब ने किया था। दूसरी बात ये है कि उस वक़्त की जितने बड़े अखबार, जितनी बड़ी स्टोरियाँ, जितने बड़े न्यूज़ चैनल सबने यही कहा था कि बुशरा बीबी की चोरी पकड़ने पर ये सब कुछ हुआ था और ज़ाहिर है बुशरा बीबी के खिलाफ बात सुनने के लिए इमरान खान कोई तैयार नहीं थे। तो इस वक़्त ये ट्वीट करना, इस वक़्त ये चीज़ों को लेके चलना असल में स्टोरी है क्या? क्यों करना चाहते हैं इमरान खान साहब? ये बताता हूँ मैं बताता हूँ आपको ये क्यों है। ये घटिया बातें जो है ना और साथ में ये भी बता रहे हैं कि इस वजह से क्योंकि बुशरा बीबी ने आसिम मुनीर को मिलने से इनकार कर दिया था, तो 14 माह के अंदर भी कौन से 14 माह, ये नवंबर में तो अभी वो इस्लामाबाद पर हमला करके गई हैं, तो 14 माह कहाँ से हो गए? अगर आप आज अगर देखें छठा महीना अभी शुरू हुआ है, तो 6 महीने 7 महीने हुए हैं, आप कौन से 14 महीने कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि 14 महीने से नाहक जेल में इसलिए हैं कि अगर उस वक़्त इमरान खान साहब जो हैं उनको बुशरा बीबी समझाती कि आप आसिम मुनीर साहब की जो उनको ना हटाएँ ओहदे से, तो आज शायद जो बुशरा बीबी है वो जेल में ना होती। ये है इमरान खान का लुब्बे-लुबाब। अब ये गंदी ज़ुबान और ये प्रोपेगेंडा फैलाने का मकसद क्या है? वो भी इस वक़्त 2 चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान साहब ने अपनी तहरीक का ऐलान कर दिया है, जिसमें सिवाय उसके और कोई शामिल नहीं है। 350 बंदा जो है इलेक्टेड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पाकिस्तान की मुख्तलिफ असेंबलियों में बैठा हुआ है। ठीक है जी? अब उन तमाम लोगों ने जब इनकार कर दिया कि जनाब ना तो हम आपके लिए सड़कें गर्म करेंगे, ना हम आपके लिए बाहर निकलेंगे और ना ही हम आपके लिए कोई किसी किस्म की तहरीक चलाएँगे। तो इमरान खान को मजबूरन ये ऐलान करना पड़ा कि वो तहरीक खुद चलाएँगे। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब की सोच जो है वो नरेंद्र मोदी से बड़ी मिलती है। कैसे मिलती है? नरेंद्र मोदी भी इलेक्शन से पहले इस किस्म की नफ़रत की सियासत करने के लिए पहलगाम जैसा वाक़या किया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जंग लगवा दी, इसलिए कि नफ़रत पाकिस्तान के खिलाफ बढ़े और लोग मुझे वोट दें। अब इसी तरह इमरान खान साहब ने भी समड़ियाल इलेक्शन से पहले ये ट्वीट कर दिया ताकि वहां पर समड़ियाल में बैठे हुए लोग या फिर सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए इस बात को कहें कि बड़ा जुल्म हो गया था खान के साथ। देखिए जी आसम मनीर साहब जो हैं वो तो बुशरा बीबी से मिलना चाहते थे, अगर वो बुशरा बीबी से मिल लेते
تو یہ معاملہ نہ ہوتا. یہ ساری چیزوں کو لپیٹ لپوٹ کے اینڈ آف ڈے ان کا سوشل میڈیا سمبڑیال الیکشن میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا, اور وہاں پہ لوگوں کو بتایا جائے گا دیکھیں آپ کے اور آپ کے لیڈر کی بیوی پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو آپ عمران خان کو ووٹ دیں, عمران خان کی جیت جو ہے وہی قوم کی جیت ہے, اور بلا بلا بلا. اور یہ ہے ساری سٹوری, اور یہ ہے اصل کہانی اس ٹویٹ کو کرنے کی. اچھا جی, جو یہ لوگ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب عید سے پہلے جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے. بہت سارے دوست جو کہہ رہے تھے کہ 5 سے 6 جون تک عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. ہمارے بزرگ بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, بڑا پیار بھی کرتے ہیں, ان سے اختلاف کرنا ایک جسارت ہوگی جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا. لیکن حقیقت کی طرف دیکھیں تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب جیل سے پہلے رہا ہو جائیں گے. میرے خیال میں I don't know, ان کے پاس کوئی بڑی خبر ہوگی, لیکن شاید حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بہتر جانتا بھی کوئی نہیں ہے کہ عمران خان سے بڑا دشمن عمران خان کا ہے ہی کوئی نہیں. عمران خان خود اپنا دشمن ہے. اب یہ والا جو ٹویٹ کرنے کے بعد, اور اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں جیل سے لیڈ کر رہا ہوں اس تحریک کو جو عاصم منیر کے خلاف, فیلڈ مارشل کے خلاف, پاکستان کی جیت کے خلاف, پاکستان کی اکانومی کے خلاف, پاکستان کے بہتر جی ڈی پی کے خلاف چلانے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس سے بڑا دشمن اور کون ہوگا عمران خان کا. خود عمران خان دشمن ہے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے عید سے پہلے تو مجھے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہاں, اگر وہ ساتھ میں کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ ہم نے 2027 والی عید کہا تھا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. یوٹیوبروں کو ایک اور موقع مل گیا, یوٹیوبروں کو پیسے کمانے کا ایک اور طریقہ مل گیا, اور وہ اب اس پہ بڑا دڑا دڑ جو ہے وہ ٹویٹ بھی کریں گے, اس پہ وہ وی لاگ بھی کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے بھی. اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ 5 جون سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی, اب ان لوگوں کے ہاتھ ایک نئی لائن آئی ہے, وہ ایک نئی لائن پر یوٹیوب پر اپنے وی لاگ کریں گے. عمران خان صاحب کو تو رہا کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے, لیکن عمران خان صاحب کو ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو انہوں نے کہا جی میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, میں عدالتوں کے ذریعے جاؤں گا. تو اس لیے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تاکہ وہ جو ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے پاس چھوڑنے کا جواز پیدا نہ ہو, اور وہ عمران خان صاحب کو نہ چھوڑ سکے. یہ اس قسم کے سستے جو ہے نا وہ اسٹنٹ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب اور ان کے جو دوست ہیں, جو ساتھی ہیں, وہ لگا رہے ہیں. اچھا جی, انگلینڈ میں بھی عمران خان صاحب کے حق میں ایک دھرنا ہوا 24 گھنٹے کے لیے. وہاں پر جو ان کی پارٹی کی طرف سے تو نہیں کیا گیا, کچھ یوٹیوبروں کی طرف سے کیا گیا. ایک یوٹیوبر ہیں یا پھر ٹویٹر کی, وہ ٹویٹر ہینڈل کی ایک محترمہ ہے, اور انہوں نے ایک انتظام کیا جی کہ 24 گھنٹے کے لیے عمران خان صاحب کے لیے ہم لوگ یہاں پہ دھرنا دیں گے, بیٹھیں گے. تو وہاں پر وہ 6 سے 7 لوگ ٹوٹل بیٹھے, 6 سے 7 لوگ نظر آئے ہمیں. رات کے ٹائم کچھ 12 سے 14 خواتین تھی, صرف خواتین تھی, اور وہ اپنے گھروں سے بریانی بنا کے لے کے آئے تھے ڈبوں میں, یا کہیں سے انہوں نے بریانی ڈلیور کرائی تھی. وہاں پہ بیٹھ کے وہ جو ہے وہ بریانی کھا رہے تھے. لیکن وہاں پر عمران خان صاحب کی محبت میں 15 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئی. ایک اور بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے کچھ دور عمران خان صاحب کے بیٹے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئے تھے, جہاں پر عمران خان کے لیے دھرنا دیا گیا تھا. اب یہ اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے, لیکن کل میں نے ایک ٹویٹ پڑھا دوست کا, بلکہ 2-3 ٹویٹ پڑھے. اب وہ ٹویٹ باعث بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے صاحبزادے اپنے والد صاحب کی رہائی کے لیے دیا گیا دھرنا 24 گھنٹے کے لیے صرف چند فرلانگ کی دور پر چائے کافی اور کھانا کھا کر گئے, لیکن وہاں پر وہ تشریف نہیں لائے. اور 9 مئی کے جن ملزمان کو 10-10 سال 15-15 سال سزائیں سنائی گئی ہیں, ان کی عمریں عمران خان کی بیٹی اور بیٹوں سے زیادہ نہیں ہوگی. یہی اس قوم کے والدین کو, بچوں کو سوچنا چاہیے کہ جس نے کہ اپنے بچے اپنے باپ کی رہائی کے لیے 5 منٹ کے لیے لندن میں ہوئے دھرنے میں تشریف نہیں لا سکتے, وہ ان کے لیے 15-15 سال کی جیل بھگت رہے ہیں. اور کس کے لیے؟ جس کو جب بھی موقع ملے گا, جس کو جب بھی حافظ اعظم منیر صاحب کو سگنل دے دیں گے آؤ جی گل کرنے ہیں, 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا. نہ وہ کسی ورکر سے پوچھے گا, نہ وہ کسی ایم این اے سے پوچھے گا, نہ وہ کسی وزیر سے پوچھے گا کہ میں فوج کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہوں, میرے معاملات سیدھے ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ 10 سال تک جیلوں میں بھگتیے گا, 15 سال جیلوں میں بھگتے. یہی ایک کلٹ کا کام ہوتا ہے, اور وہ جو کلٹ ہے یہی سارا کچھ وہ کرتا ہے. ایک خوشخبری جو ہے پاکستانی قوم کے لیے وہ ہے ایک اور گولڈ میڈل. جی, ارشد ندیم صاحب نے پہلے آپ کو اولمپک میں گولڈ میڈل دلایا, اور یہ پاکستان کے لیے اس وقت بڑا خوشی کا دن تھا, کیونکہ کبھی ہسٹری میں گولڈ میڈل پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد گولڈ میڈل ملا. اور ابھی پھر انہوں نے ایشین گیم میں ارشد ندیم نے ایک دفعہ پھر ہیرو کا کردار ادا کیا. ہیرو ایک دفعہ کا ہیرو ہمیشہ کے لیے ہیرو ہوتا ہے. تو جس نے جو گولڈ میڈل آپ کو اولمپک میں پیرس میں دلایا تھا, وہی آپ کو ایشین گیم میں بھی, اور وہ مزے کی بات ہے یہاں پر بھی انہوں نے بھارت کے کھلاڑی کو ہی جو ہے وہ کھجل خراب کیا ہے. تو ارشد ندیم صاحب کی یہ جو ایک جیت ہے, یہ پاکستان کی جیت ہے, پاکستان کے خوبصورت چہرے کی جیت ہے. اس وقت پاکستان, اللہ پاک نظر بد سے بچائے, ارشد ندیم سے لے کر ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے بھی ایک گیم میں پاکستان کو انڈیا کے خلاف جیت کر جو ہے فتح دلائی ہے. بانو صاحبہ ان کا نام ہے.
اور یہ جو خوشیاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں لیکن یہ آپ کا نام پوری دنیا میں رجسٹرڈ کرتی ہیں، پوری دنیا کے میڈیا پر پاکستان کا نام جاتا ہے، اور اللہ پاک کا شکر یہ ہے کہ پازیٹیو میں جا رہا ہے۔ جس مشرف کے دور میں نام ہمارا پوری دنیا میں جایا کرتا تھا وہ بڑا بدنامی والا نام ہوتا تھا۔ اب آپ جب سے آپ نے ہندوستان کو شکست دی ہے، ہندوستان کے رافیل گرائے ہیں، سعودی عرب کی وہ ویڈیو دیکھے جہاں پر حجاج کرام کو پاکستان زندہ باد کہہ کر جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح دنیا بھر کے جو اخبار ہیں وہ آپ کے بارے میں پازیٹیو لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کو آپ نے شکست دی، سفارتکاری کے میدان میں شکست دی، معیشت آپ کی بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور سپورٹس کے میدان میں بھی آپ جھنڈے گاڑتے جا رہے ہیں۔ تو ارشد ندیم صاحب آپ کا شکریہ، آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے آپ کو سلام، پیار، محبت، اور آپ نے دوسری دفعہ پاکستان کی جھولی میں پاکستان کے 26 کروڑ عوام کے چہروں پر جو خوشی بکھیری ہے اس گولڈ میڈل کے ساتھ، آپ کو ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ انگلینڈ میں اپنے باپ کے حق میں دھرنے میں ان کے بچے کیوں نہیں ہے، ضرور رائے کا اظہار کریں۔ ارشد ندیم صاحب کے اس گولڈ میڈل سے قوم جو خوشیاں ملی ہے، قوم جو خوشیاں منا رہی ہے، اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انگلینڈ امریکہ میں جو پاکستانی وفد گیا ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، کیا کامیاب ہو پائے گا پاکستان کا موقف پوری دنیا کو بتانے میں۔ خیال رکھیں اپنا، اجازت دیں، خدا